प्रीवियस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए साइंस से संबंधित पहला अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, या फिर कह सकते हैं प्रौद्योगिकी की परिभाषा जाननी है। इस चैप्टर के अंतर्गत हरित क्रांति जाननी है, फिर प्रौद्योगिकी और विज्ञान से क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन इस समाज में हुए हैं उनके बारे में जानना है, और फिर विज्ञान के और प्रौद्योगिकी के बहुत ज्यादा उपयोग से कुछ हानियां भी हुई हैं, उनके बारे में इस अध्याय में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसके अंतर्गत में बताया गया है जिसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि मानव संसाधनों के लिए या फिर कहते हैं मानव की सुविधाओं के लिए मानव द्वारा निर्मित ऐसे संसाधन जिसमें विज्ञान के सिद्धांत एवं तकनीक का उपयोग किया जाता है, उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा। ऐसे संसाधनों का निर्माण जो कि मानव के हित में हो, लेकिन उसमें वैज्ञानिक या फिर कह सकते हैं विज्ञान का सिद्धांत और तकनीक का उपयोग किया जाए, उसे ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, पहले मानव अपनी ताकतों का उपयोग करता था, जिसकी वजह से किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। आज के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसने बैलगाड़ी का निर्माण किया, जिसमें आपने देखा कि उसकी कई प्रकार के बुद्धि विवेक का समायोजन हुआ, जिसके उपरांत बैलगाड़ी का निर्माण, जिसमें पहियों का निर्माण, और फिर बैल किस प्रकार से उसमें जुते रहेंगे, इन सब चीजों का निर्माण। और आगे अगर आप ध्यान दीजिए, उससे भी नवीन साधन ट्रैक्टर के रूप में आ गया, किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो यही प्रौद्योगिकी है। कहने का मतलब ये है, ऐसे संसाधन या फिर ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांत एवं तकनीक का उपयोग किया जाए और वह मानव के हित में हो। फिर इसके बाद आता है हरित क्रांति, कह सकते हैं आप। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है भारत में, जिसके बारे में बताया जाता है कि उन्नतशील बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, यंत्र, उर्वरक एवं सिंचाई के पर्याप्त साधनों द्वारा कृषि के क्षेत्र में इच्छा से अधिक वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। आधुनिक नए नए कृषि उपकरण, यंत्र, सिंचाई के पर्याप्त साधन, उन्नतशील बीज, रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में आशातीत, कह सकते हैं आप, इच्छा से अधिक उपज प्राप्त करने की प्रक्रिया ही हरित क्रांति कहलाती है। फिर इसके बाद अब आता है हरित क्रांति। चूंकि आपको पता होगा कि जब हमारे पास उपकरण और साधन कम रहेंगे, उन्नतशील बीजों का अभाव रहेगा, जैविक रासायनिक उर्वरक का अभाव रहेगा, तो इस प्रकार से हमारे जो उपज है वह अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त नहीं हो पाएगी, या फिर कह सकते हैं जो उपज का जो विकास है वो अवरोधित हो जाएगा। अगर एक बीज का उपयोग अगर सालों से या फिर कह सकते हैं आप शताब्दियों से करते आएंगे, तो धीरे धीरे उसके पैदावार में एक निरंतर जो है कमी आती जाएगी, और उसके साथ साथ फिर जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ आबादी में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे विज्ञान ने ऐसे ऐसे उपकरण तैयार किए, ऐसे ऐसे उन्नतशील बीज तैयार किए, रासायनिक जैविक उर्वरक तैयार किए, सिंचाई के इतने पर्याप्त साधन तैयार किए कि अपने आप जिस क्षेत्र से या फिर जिस निश्चित भूखंड मानक से हम एक निश्चित राशि ऐसी प्राप्त कर ले जाते हैं कि वहां के रहने वाले समस्त जीवों का जो जीवन निर्वाह है वो आसानी से संभव हो जाता है, उनको भी पोषण प्राप्त हो जाता है। अदरवाइज आप लोगों के अगर वही है, पुराने जमाने लोगों से बात करेंगे तो बताते हैं एक बीघे में जिसके पास 20-25 बोझ अगर गेहूं हो जाता था तो वो एक बड़े मानक का किसान समझा जाता था। लेकिन आज वही क्षेत्र है, वही उतना ही भूखंड है, वहां से वो 80 बोझ के करीब एक बीघे के अंतर्गत में अनाजों को उत्पन्न कर रहा है, डंठलों सहित, जिसमें चूंकि समय के साथ साथ अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है तो समय के साथ साथ विज्ञान ने कह सकते हैं आप ऐसे औद्योगिक साधन उत्पन्न कर दिए, और ऐसे उन्नतशील बीज या फिर कह सकते हैं आप ऐसे जैविक रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के पर्याप्त साधन इतनी मात्रा में वो सुलभ करा दिए कि हर एक चीज निश्चित समय पर संपन्न हो जा रही है। और
जो समष्टि है, फिर जो समुदाय है, जिस निश्चित चाल से चलनी चाहिए वो अभी भी चल रही है। अब बात आता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से किन किन क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं या फिर किन किन क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो सबसे पहला अगर बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की, तो समय के साथ साथ अगर हम आपको बता दें कि एक निश्चित आबादी या फिर निश्चित भूखंड की आबादी अगर समय के साथ साथ बढ़ती गई है तो सबको जीने के लिए कह सकते हैं खाना भोजन जरूरी है, और उनके लिए वर्तमान समय में एक रोजगार की बहुत बड़ी सख्त जरूरत है, तभी वो अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंटिंग देख सकते हैं। तो बताया जाता है कि जैसे ही हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत या फिर तकनीक नए नए उपयोग करके विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कल कारखानों का निर्माण किए हैं जिसमें व्यक्ति लगकर और अपनी जीविका का निर्वहन कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज पहले के समय में क्या होता था कि लोग घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे, आज झूम खेती कर रहे हैं, कहीं कहीं आज भी चलती है, लेकिन वर्तमान समय में इसको पूरी तरह स्थगित करने का कार्य किया जा रहा है। तो औद्योगिक क्रांति में बहुत ही व्यापक जिसको कह सकते हैं आप परिवर्तन हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें कल कारखानों बनाए जाते हैं, जैसे लड़ाकू विमान है, युद्धपोत है, पनडुब्बी है, प्रक्षेपास्त्र है, या फिर कह सकते हैं आप खाने पीने के साधन है, स्टेशनरी है, कापी किताबें हैं, ये सब का जो कह सकते हैं आप उद्योग है वो बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है सिर्फ प्रौद्योगिकी और कह सकते हैं आप विज्ञान की वजह से। फिर इसके बाद जनसंचार क्षेत्र में क्रांति है। अगर आपको दूरसंचार विभाग के बारे में दिया जाए तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले के समय में संदेशों का आदान प्रदान कैसे होता है, लेकिन आज के समय में संदेशों का आदान प्रदान कैसे होता है, बहुत ही अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो बताया जाता है कि राजा महाराजाओं के जमाने में कबूतरों को भेजकर या फिर कह सकते हैं आप किसी एक व्यक्ति के माध्यम से महीनों में कोई संदेश पहुंचाया जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपके पास सेल फोन है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, फैक्स है, ईमेल है, मैक्सिमम 1 मिनट के अंतर्गत में आप विदेश में रहने वाले व्यक्ति से अपनी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीविजन है, कंप्यूटर है, ये सब जनसंचार क्षेत्र की ही क्रांति है। फिर इसके बाद कृषि का क्षेत्र आता है। अभी आप लोगों ने हरित क्रांति में पढ़ा है कि हमारे विज्ञान की ही देन है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर इतना अधिक दबाव पड़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न किए जाएं तभी सभी की जीविका चल सकती है, और यह समस्या जो है मानव के लिए बहुत ही विकराल रूप ले लेगी आने वाले समयों में। लेकिन हमारे विज्ञान की ऐसी देन है कि कम से कम भूखंड में अधिक से अधिक पैदावार करने की तकनीक, जिसके माध्यम से हमने अभी अभी कई उदाहरण समझाए हैं कि आप लोगों को सिंचाई के साधन दिए गए हैं, और कह सकते हैं आप आधुनिक नए कृषि उपकरण यंत्र बनाए जा रहे हैं, जैविक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। वरना पहले एक जुताई करने में या फिर 1 बीघे की जुताई करने में वो 4-4 दिन लग जाते हैं, आज कहाँ वो 4 घंटे या फिर 2 घंटे में समाप्त हो जाती है वो जुताई। तो ये हमारे विज्ञान की और कह सकते हैं प्रौद्योगिकी की ही देन है। फिर इसके बाद आता है चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कौन से परिवर्तन हुए। तो हमने आपको बताया कि बहुत पहले जो आज सामान्य बीमारियां हैं वो हमारे शताब्दियों पहले अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही भयानक बीमारी अपने समय में जब उत्पन्न हुई, जैसे आज के समय में कोविड-19 है, जिसको आप कोरोना वायरस का संक्रमण बताते हैं, जो इस समय जो इसका रूप है वही पहले प्लेग का होता था, एक हैजा का होता था, कोलेरा या फिर कॉलरा का होता था। तो इस तरह की बीमारियों का जो निदान है वो हमारे साइंस और साइंस की ही देन है, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये सब बीमारियों पर नियंत्रण पाना बहुत ही आसान हो गया है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो बताया जाता है कि हमारे विज्ञान की ही तकनीक और सिद्धांतों का ऐसा कह सकते हैं आप प्रतिरूप है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, अस्त्र शस्त्र, मिसाइलें, एंटी टैंक गन, जो भी चीजें हैं वो सब हमारे साइंस की ही देन है और तकनीक की ही देन है। और बताया जाता है कि आपको हमें एक चीज बतानी है इस चैप्टर के अंतर्गत, रॉकेट की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। तो आपको आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। इसमें आप पाएंगे क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम में क्या होता है। तो बताया जाता है कि आप कभी अपने हाथ में एक फूला हुआ गुब्बारा ले लीजिए और उसके बाद अगर आप उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो देखेंगे
पीछे की तरफ से जो उसकी भरी हुई गैस रहती है निकलती है तो गुब्बारा ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठ जाता है। सेम टू सेम यही रॉकेट के उड़ने की कह सकते हैं आप क्रिया विधि है। इसके अंतर्गत कैसे आप समझेंगे, जैसे बताया जाता है कि जब ईंधन जलता है रॉकेट के अंतर्गत तो वो पीछे की तरफ जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का कह सकते हैं निष्कर्षण करता है, और जिसकी ये इसकी क्रिया है जो पीछे की तरफ निष्कर्षण करता है तो उसी के प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे की दिशा में बढ़ना शुरू कर देता है। तो हम आपको बता दें इस प्रकार से आप ध्यान देंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हमारे औद्योगिक क्रांति में, जनसंचार क्षेत्र की क्रांति में, कृषि के क्षेत्र की क्रांति में, चिकित्सा क्रांति में, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा की क्रांति में ये सब परिवर्तन हुए हैं। लेकिन आपको हमने एक चीज और बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जहां मानव के लिए इतने लाभकारी और कह सकते हैं आप इतने उपयोगी संसाधन जुटाए हैं, वहीं पर विभिन्न प्रकार के हानियों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे हमारे वर्तमान समय के कल कारखानों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो मनुष्यों द्वारा होते थे, आज वो कार्यक्रम कह सकते हैं फिर आज वह कार्य मशीनों के माध्यम से संभव किया जा सका है, जिसकी वजह से विभिन्न लोग जो रोजगार पाने की उम्मीद में रहते हैं उनको निराशा ही हाथ लगती है। और एक चीज है जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो मिट्टी की कह सकते हैं आप तुरंत उपज शक्ति को तो बढ़ा सकते हैं, पैदावार को बढ़ा देते हैं, लेकिन साथ में मिट्टी की उर्वरता का वो ह्रास भी करते हैं, जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण की कंडीशन उत्पन्न होती है और धीरे धीरे वो मिट्टी जो होती है वो शक्तिहीन हो जाती है। और फिर इसके बाद अगर बताया जाता है कि हमारे उद्योग कल कारखानों को विकसित करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, खेती की मात्रा बढ़ाने के लिए भी जंगल की कटाई हो रही है, या फिर कह सकते हैं बसने के लिए भी जंगलों की कटाई हो जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्राकृतिक संपदा का व्यापक स्तर पर बहुत ही विनाश होता है और मानव जितना स्वार्थी इंसान अगर देखा जाए या फिर कोई मानव जितना जो स्वार्थी जीव है वो कह सकते हैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। यह अपने निजी लाभ के लिए प्राकृतिक संपदा का व्यापक स्तर पर दोहन करता है। तो इस प्रकार से आपका ये अध्याय समाप्त होता है और फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।